आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसकी वीर गाथा गाते हुए हमारा रोम रोम जो है वह ऊर्जा से उज्जस्वित हो जाता है और यह मानने को तैयार नहीं होता है कि ऐसा भी कोई महापुरुष पैदा लिया था जो विचारों से बहुत ही उर्वर और भारत के लिए सब कुछ त्याग कर देने वाला व्यक्ति था। वह निश्चय ही महान व्यक्ति था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो पर्सनालिटी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पढ़ाते समय कहीं न कहीं विचारों पर भावना हावी हो जाता है और बोलते हुए लगता है कि कुछ कम न पड़ गया हो। खैर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक में हुआ था। कटक आज की उड़ीसा में है, लेकिन उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। वह बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1897 में 23 जनवरी 1897 को सुभाष बाबू का जन्म हुआ था। सुभाष बाबू के पिताजी का नाम था जानकी दास बोस। सुभाष बाबू के पिता का नाम था जानकी दास बोस और इनकी मां का नाम था प्रभावती। इनकी मां का नाम था प्रभावती। सुभाष बाबू का। सुभाष बाबू 8 भाई और 6 बहन थे। 8 भाई थे और 6 बहन थे। इनके बड़े भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। इनके बड़े भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। यह हो गया सुभाष बाबू के बारे में थोड़ा सा। इनका थोड़ा सा और मैं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का बात कर देता हूं। इनका बड़े भाई का नाम है शरद चंद्र बोस। इनकी शादी इन्होंने जर्मनी में शादी किया था। एक जर्मन महिला से शादी किया था। जर्मनी महिला से इन्होंने शादी किया था। उसका नाम था एमिली सेमल। एमिली सेमल उसका नाम था। जो जर्मन महिला से शादी किए थे सुभाष बाबू ने, एमिली सेमल से शादी किया था। यह शादी उन्होंने किया था 1937 में। यह शादी उन्होंने 1937 में किया था। लेकिन दुनिया को यह पता नहीं चला। दुनिया को तब पता चला 1993 में दुनिया को पता चला कि सुभाष बाबू ने शादी भी किया था एमिली सेमल से, जर्मनी से। उन्हीं से उनको एक पुत्री हुई थी एमिली सेमल से, अनीता। उसका नाम था अनीता बोस फाफ। अनीता बोस फाफ, क्योंकि अभी जर्मन हो गई, अनीता बोस फाफ। और इनका सुभाष बाबू का एक भतीजा था, बहुत इंपॉर्टेंट भतीजा है, जो आज भी कभी कभी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता रहता है। उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार बोस। शिशिर कुमार बोस। ये जो है थोड़ा सुभाष बाबू का पारिवारिक जो वृक्ष है वो है, बता दिया हमने। सुभाष बाबू पढ़ने में बहुत तेज थे। सुभाष बाबू जो थे पढ़ने में बहुत तेज थे और पिताजी के कहने पर एक्चुअली इन्होंने 1919 ईस्वी में जो है 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स किया था। बीए ऑनर्स किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और फिर पिताजी के कहने पर ये जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल हुए 1920 में। और जानकर आश्चर्य कीजिएगा कि इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया। इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया था इस परीक्षा में, आईसीएस की परीक्षा में। लेकिन इनका जो रुझान था शुरू से थोड़ा सा स्वतंत्र देश के प्रति ज्यादा था और इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष बाबू ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था।
ये महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी से भी सुभाष बाबू बहुत प्रभावित थे, लेकिन इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छोड़ा था तो इन्होंने आईसीएस की नौकरी को छोड़ दिया था, त्याग पत्र दे दिया। आईसीएस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, और जब त्याग पत्र दे दिया इन्होंने तो काफी जो है दिसंबर 1921 में ये जेल गए पहली बार। दिसंबर 1921 में ये पहली बार जेल गए सुभाष बाबू। ये अपने जीवन में कुल 11 बार जेल गए सुभाष बाबू। 11 बार ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल में डाल दिया था। दिसंबर 1921 में सुभाष बाबू पहली बार जेल गए। 1923 ईस्वी में सुभाष बाबू कलकत्ता के मेयर बने। 1923 ईस्वी में सुभाष बाबू कलकत्ता के मेयर बने। सुभाष बाबू जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो सुभाष बाबू जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज दल का गठन किया था और काउंसिल प्रवेश का निर्णय लिया था, सुभाष बाबू इससे सहमत थे और 1923 के चुनाव में ये कलकत्ता के मेयर भी बने थे सुभाष बाबू। उसके बाद 25 अक्टूबर 1924 को इनको जेल अंग्रेज सरकार ने भेज दिया। 25 अक्टूबर 1924 को ये मांडले जेल चले गए सुभाष बाबू। मांडले जेल वही जिसमें कभी गांधी क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक गए थे और ये गए मांडले जेल। मांडले जेल दो इंपोर्टेंट पर्सनालिटी गए हैं, एक सुभाष बाबू और एक बाल गंगाधर। बाल गंगाधर तिलक पहले गए थे और सुभाष बाबू बाद में गए थे। फिर जो है वहां से वो शायद मांडले जेल से 16 मई 1927 को वह वापस आए और फिर उन्होंने धारासभा असेंबली का चुनाव लड़ा। 1928 में जो है कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जब नेहरू उसको मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था तो नेहरू रिपोर्ट में ये खुद भी शामिल थे नेहरू जी के साथ, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी। औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी। तो इसका जो है नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू और ये दोनों जो है ये पूर्ण स्वराज से कम पर बात नहीं करना चाहते थे। ये आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अति नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ये और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर, सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। ये मैंने आपको बताया था। फिर सुभाष बाबू जो है 1928 से लेकर 1931 तक AITUC के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इस समय जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है पूरा वामपंथी नीति अपनाता था। महात्मा गांधी सुभाष बाबू को देशभक्तों का देशभक्त कहते थे। महात्मा गांधी सुभाष बाबू को क्या कहते थे? देशभक्त का देशभक्त। लेकिन 1930 के बाद दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। बिगड़ने का यह कारण था कि सुभाष बाबू का यह कहना था कि कांग्रेस पर जो है, कांग्रेस के समाजवादी और वामपंथियों को साथ साथ आना चाहिए। और लेकिन इससे क्या हुआ, जब यह बात पता चला समाजवादियों को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो है वह सुभाष बाबू से किनारा कर लिए। विवाद इतना बढ़ा कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। और त्रिपुरी अधिवेशन का मैंने सारा चर्चा किया ही था, फिर से चर्चा करने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। त्रिपुरी अधिवेशन में यह हुआ कि मुद्दा अंतिम में आके, जीत तो गए ही थे सुभाष बाबू, मुद्दा अंतिम में आके टिक गया कि CWC का गठन करो। और CWC का गठन जब करने की बात हुई तो CWC में 15 सदस्य थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उसमें से 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया गांधी जी के समर्थन में। बच गए दो व्यक्ति जिसने इस्तीफा नहीं सौंपा था। वो दो व्यक्ति का नाम है नेहरू जी ने, मतलब नेहरू जी साथ होकर भी साथ नहीं थे, मतलब
एक नहीं होता है कि अब मन रखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा इज्जत रख दिया हो। तो नेहरू जी साथ थे और एक शरद बाबू साथ थे। शरद बाबू, दो व्यक्ति जो है ये जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा नहीं दिए थे। बाकी सारे लोगों ने जो है 1939 में इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में गठन कर लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन का उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद में का जो विरोध करना था वह उनका उद्देश्य था, मतलब साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष जारी रखना है। और इनको जो है यही इसी कारण से जो है कलकत्ता में जो इनका एल्गिन रोड में जो मकान था वहां इनको नजरबंद कर लिया गया। एल्गिन रोड में, कलकत्ता के एल्गिन रोड में इनको जो मकान था वहां पर जो है इनको नजरबंद कर लिया गया। जब नजरबंद कर लिया गया तो ब्रिटिश सरकार की जो मंशा यह थी कि सेना के गुप्तचर के द्वारा इनको मरवा दिया जाए, सुभाष बाबू को। यह उनका अपना एक, आप कह सकते हैं कि प्लानिंग था। लेकिन यह सब प्लानिंग जो है वह नहीं चल पाया और फिर जो है ये यहां से चल देते हैं काबुल, मतलब ये वहां से जैसे कि वहां से जो है, हाँ एक चीज और हम बताना चाह रहे थे, एक घटना और याद हमको आ गया। 1938 में जब सुभाष बाबू हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको शांति निकेतन बुलाया और देश नायक की उपाधि दिया था, देश नायक का उपाधि दिया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, देश नायक का उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1938 में जब ये चुन लिए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो इनको देश नायक उपाधि दिया था। यह थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो कलकत्ता के मकान में इनको नजरबंद कर लिया गया क्योंकि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था कि साम्राज्यवाद के विरोध में का संघर्ष को जारी रखना, साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष जारी रखना। तो 17 जनवरी एल्गिन रोड में इनको नजरबंद रखा गया था कलकत्ता में। 17 जनवरी 1941 को ये कलकत्ता से जो है घर से भाग गए, अंग्रेजों को चकमा देकर 17 जनवरी 1941 को निकले और वहां से कलकत्ता से ये गोमो आए। गोमो जो आज धनबाद के पास एक स्टेशन है गोमो, और गोमो से इन्होंने डायरेक्ट ट्रेन पकड़ा। फिर ये काबुल चले गए। काबुल पहुंच गया 21 जनवरी 1941 को ये काबुल पहुंच गए। और काबुल जब गए तो ये जियाउद्दीन पठान बन गए। ये क्या बन गए? पठान, जियाउद्दीन पठान। इसमें इस पूरी यात्रा में, काबुल तक की यात्रा में इनको एक दोस्त थे भगत राम ने साथ दिया। इनके साथ कौन गया? भगत राम ने काफी इनका साथ दिया। 17 जनवरी 1941 को चले और काबुल पहुंच गए 21 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन पठान का। फिर इन्होंने अपना नाम अल्बर्ट मिसोटा भी रख लिया था। जब जर्मनी गए थे, रूस, पहले तो रूस गए और रूस से फिर ये जर्मनी चले गए। ये रूस से जो है जर्मनी चले गए। उन्नीस सौ 1941 में ये जर्मनी पहुंचे। 1941 में ये जर्मनी पहुंचे और हिटलर से चाह रहे थे कि मुलाकात कर ले। और हिटलर ने जो है इनको एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्ति सेना का गठन करने का इनको दिया भी थोड़ा सा। और ये 3 अप्रैल 1941 को जर्मन विदेश सेवा के सहयोग से जो है फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया था। द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना
द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी विदेश मंत्रालय के सहयोग से बर्लिन में सुभाष बाबू ने किया था। और फिर लगा था इनको 10,000 सेना, जो उसके बाद इन्होंने द फ्री इंडिया लीजन का भी स्थापना किया। द फ्री इंडिया लीजन का भी स्थापना किया। द फ्री इंडिया लीजन में जो 10,000 सैनिकों को इन्होंने शामिल किया। ये ऐसे सैनिक थे जो जर्मन जो सेनापति था उसने जो है इरविन रोमेल नाम था उसका, जर्मन सेनापति इरविन रोमेल ने जो है जब उत्तरी अफ्रीका को जीता था तो वहां से 10,000 भारतीय युद्धबंदी को पकड़ा था। तो उसी की सहायता से जो है द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना जो है सुभाष बाबू ने किया था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे उन्होंने हिटलर को काफी सुभाष बाबू को काफी मदद किया और जर्मनी की जनता ने सुभाष बाबू को नेताजी कहकर पुकारा। यह कभी कभी पूछ लेता है, कहीं भारतीय जनता भी कहीं कहीं तो पूछता, अगर ऑप्शंस में ये रहा है कि किसने सबसे पहले बार जो है कहा कि जनता ने सुभाष बाबू को नेताजी कहकर पुकारा, तो वह जर्मन की जनता ही होगी। अगर जर्मन की जनता आंसर नहीं रहेगा, चॉइस में नहीं रहेगा, अगर भारत की जनता रहेगा तो भारत की जनता मारिएगा। तो यह होगी आपका फिर से सुन लीजिए। 3 अप्रैल 1941 ईस्वी को जो है ये जर्मनी पहुंचे, रूस होते हुए अल्बर्ट में सुट्टा बनकर पहुंचे थे। और जब वहां पहुंचे तो जर्मनी में 6 महीना के बाद विदेश मंत्रालय से काफी दोस्ती करके बढ़ा के और हिटलर का जो वहां के तानाशाह था उसके सहयोग से आप कह सकते हैं कि द फ्री इंडिया सेंटर का उसने स्थापना किया और इसको जो आजाद हिंद सरकार का स्थापना किया और इसको जर्मनी और हिटलर की सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दिया। फिर जो है द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना सुभाष बाबू ने जर्मनी में किया। फ्री इंडिया लीजन में वैसे सैनिक थे जो जर्मनी के जो कमांडर थे, जनरल थे, उनका नाम था इरविन रोमेल। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में अभियान किया था, उसमें 10,000 भारतीय युद्धबंदी को पकड़ा था। उसी को लेके जो है सुभाष बाबू ने द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना किया था। यही है चीजें। अब आइए थोड़ा सा जय हिंद नारा के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जय हिंद का अर्थ क्या होता है? जय हिंद का होता है अर्थ होता है भारत की विजय। यह आजाद हिंद फौज का एक प्रचलित नारा था, जय हिंद, है ना। इसका अर्थ होता है भारत की विजय। जय हिंद नारा सुभाष बाबू ने ही दिया था, यह सही बात है। लेकिन जय हिंद नारा एक त्रिवेंद्रम का निवासी था, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर चंबाकर कारा पिल्लई डॉक्टर साहब थे। ये जर्मनी में रहते थे, ठीक नहीं, सॉरी, वियना में रहते थे। कहाँ रहते थे? वियना में रहते थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहते थे। सुभाष बाबू एक बार वियना गए थे तो 1933 में जब त्रिवेंद्रम निवासी डॉक्टर साहब चंबाकर कारा पिल्लई वियना में सुभाष बाबू से पहली बार मिले 1933 में, तो सुभाष बाबू को इन्होंने जय हिंद कहकर पुकारा, जय हिंद सुभाष बाबू। तो जय हिंद जो है यह इन्हीं का दिया हुआ है, चंबाकर कारा पिल्लई का ही दिया हुआ है, ठीक। और इसको जो है जय हिंद नारा को जो है मतलब पॉपुलर बनाने वाले कौन थे? तो पॉपुलर बनाने वाले थे, जर्मनी में रहते थे आबिद हुसैन। जर्मनी में आबिद हुसैन रहते थे। आबिद हुसैन जो है जब सुभाष बाबू से मिले तो ये बन गया सुभाष बाबू के सेक्रेटरी, सचिव बन गए। जब सचिव ये बन गए तो फिर जो है इन्होंने जो जय हिंद नारा था, ये जो द फ्री इंडिया लीजन के सैनिक थे उन लोगों को कहा कि आप लोग जब आपस में मिलिएगा तो जय हिंद का नारा लगाइएगा। बात को समझ गया ना, जय हिंद का नारा कैसे आया? तो यही सही बात है। अब हम लोग आते हैं, भारत सरकार जब देश स्वतंत्र हो गया था तो सबसे पहले जो
टिकट डाक टिकट जारी हुआ था तो उस पर जय हिंद ही लिखा हुआ था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का जो पहला डाक टिकट था उस पर जय हिंद ही लिखा हुआ था। जय हिंद काफी पॉपुलर भी रहा। खैर, अब हम आते हैं सुभाष बाबू के आजाद हिंद फौज पर। आजाद हिंद फौज पर देखिए, आजाद हिंद फौज में जो पंजाब रेजिमेंट था, पंजाब रेजिमेंट था, पंजाब रेजिमेंट के एक ऑफिसर थे, उनका नाम था कर्नल मोहन सिंह। कर्नल मोहन सिंह। कर्नल मोहन सिंह ब्रिटिश सरकार की ओर से जापान के खिलाफ उत्तरी मलाया में के जंगलों में लड़ रहे थे। उत्तरी मलाया के जंगलों में लड़ रहे थे। जब जंगलों में वो लड़ रहे थे तो इनके कर्नल का नाम था, मतलब भारतीय सैनिक के जो कर्नल का नाम था, जिसमें कर्नल थे मोहन सिंह, लेकिन जो हेड थे सेना के, भारत के कर्नल थे, उनका नाम था L.T. फिट्जपैट्रिक। L.T. फिट्जपैट्रिक। L.T. फिट्जपैट्रिक ने जापान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो कर्नल मोहन सिंह और उनके साथ जो सैनिक थे वो तो हो गए जापान के दुश्मन। लेकिन उसी समय एक थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह, उन्होंने जापानी कर्नल जो थे, सेना के हेड थे, आईवाची फुजिकामा, आईवाची फुजिकामा आईवाची फुजिकामा को कहा कि ज्ञानी प्रीतम सिंह जो बैंकॉक में रहते थे, उन्होंने कहा आईवाची फुजिकामा जापानी सेनाध्यक्ष को कि जो मोहन सिंह है, कर्नल मोहन सिंह है, और जो उनके साथ सैनिक हैं जो आपसे पराजित हो गए हैं, जो है तो ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही, लेकिन आज से वो आपके दोस्त हो गए। तो फुजिकामा खुश हो गया कि ठीक है, अगर कैप्टन मोहन सिंह जो है, कर्नल मोहन सिंह अपना सैनिक लेके आत्मसमर्पण कर रहा है मेरे सामने, तो बहुत खुशी हुआ। तो उसने ही जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजिकामा ने मोहन सिंह से कहा कि तुम जो है INA का गठन करो, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करो, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करो। और यह जो है दिसंबर 1941 में उन्होंने ये बात जो है कैप्टन मोहन सिंह से बोला, ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजिकामा ने। तो आप कह सकते हैं कि INA के गठन का जो विचार है, विचार सूत्र है, वो फुजिकामा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का ही है। लेकिन इसको नेतृत्व देने का जो साहस किया वह इन्होंने नहीं किया, कैप्टन मोहन सिंह ने किया। फरवरी मार्च 1941 में पहली जो है INA का, मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बार जो है INA का गठन किया गया। यह हो गया मलाया में किया गया। लेकिन INA का जो है आजाद हिंद फौज का जो औपचारिक स्थापना हुआ वह 1 सितंबर 1942 को हुआ। 1 सितंबर 1942 को हुआ। कहा हुआ? मलाया में हुआ। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने किया। कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में किया। ठीक, जब यह स्थापना हो गया तो इसने आजाद हिंद फौज में अपना जो है कुछ मोटो, कुछ लोगो, इसने कहा एकता, वफादारी और बलिदान की बात किया। एकता, वफादारी और बलिदान का बात किया। और दूसरा चीज इसने जो कहा 3M पर बल दिया। 3M था मनी, मैन एंड मटेरियल। 1 सितंबर 1942 को औपचारिक रूप से मलाया में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसने एकता, वफादारी और बलिदान का नारा दिया और मैन, मटेरियल और मनी पर बल दिया। आगे हम इसके बाद जो भी घटना होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।